हमारा पहला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधा को चुना। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा को चुना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, मटर के पौधे को। चलिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अपेंडिक्स अवशेषी अंग, ठीक, यानी शरीर में रहता है लेकिन इसका कुछ खास कार्य नहीं होता है, वही अवशेषी अंग कहलाता है। देखिए दोस्तों, क्लास 10 की जो जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं वह इस चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस, हिंदी या संस्कृत हो। सभी ऑब्जेक्टिव आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाकर वहाँ से आसानी से देख सकते हैं और आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है वह चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, डार्विन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे को उपयोग किया था। तो देखिए, मेंडल ने मटर के पौधा को चुना था। किसको चुना था? मटर के पौधा को, यानी अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु मटर के पौधा को चुना था। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो देखिए, शरीर का आकार जो होता है वंशागत नहीं होता है। बाकी सब आँख का रंग, चमड़ी का रंग, बाल की प्राकृतिक, यह सब जो होते हैं यह अभिलक्षण वंशागत होते हैं, लेकिन शरीर का आकार वंशागत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन बौने पौधा को दर्शाता है। देखिए, बौना पौधा को कौन दर्शाता है। तो सी नंबर, यानी स्मॉल टी जो होते हैं यह बौना पौधा को दर्शाते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी यह लंबा पौधा को दर्शाते हैं। कैपिटल टी और कैपिटल टी यह भी लंबा पौधा को दर्शाते हैं। स्मॉल टी, कैपिटल टी यह भी लंबा पौधा को दर्शाते हैं, लेकिन स्मॉल टी और स्मॉल टी जो होते हैं यह बौना पौधा को दर्शाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलिए दोस्तों, 7 नंबर है, समजात अंक का उदाहरण है। तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात जो होते हैं वो समजात अंक का उदाहरण होते हैं, ठीक। सेम डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन समजात अंक, यानी हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात समजात अंक का उदाहरण है, ठीक, होमोलोगस ऑर्गेन। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो देखिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है, क्योंकि स्त्री में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वह एक्स और एक्स होते हैं, यानी यह जोड़ा में है, ठीक। लेकिन पुरुष में एक्स और वाई रहता है, वो जोड़ा में नहीं रहता, एक एक्स है और एक वाई है। तो इसलिए कह रहा है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। देखिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। देखिए, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। तो 23 जोड़े युग्म होते हैं। कितने युग्म होते हैं? 23 जोड़े। अब देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। यानी वंशागत नियमों का प्रतिपादन जो है किसने किया था, इसी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे यह वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था, ठीक। जेनेटिक्स का फादर ग्रेगर जॉन मेंडल को भी कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, स्त्रियों के लिंग गुणसूत्र का युग्म होते हैं, यानी स्त्री में किस तरह के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो हम ऊपर ही देख चुके हैं, एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। यानी विकास के, यानी इवोल्यूशन के हिसाब से किसका शरीर का अभिकल्प जो है वो उत्तम यानी अच्छा है। तो चिंपैंजी का, किसका? चिंपैंजी का जो शरीर का अभिकल्प है वो उत्तम है इवोल्यूशन के हिसाब से। चलिए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि समजात अंक का उदाहरण है। तो ये ऊपर ही देख चुके हैं, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपात जो होते हैं वो समजात अंक का उदाहरण होते हैं। देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो द ओरिजिन ऑफ ए स्पीसीज नामक पुस्तक जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, डार्विन। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, कीट के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। यानी कीट के पंख हो गए या चमगादड़ के पंख हो गए, किस तरह के अंग हैं। तो यह संवृत अंग है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, संवृत अंग है कीट के पंख और चमगादड़ के पंख।
पक्षी और चमगादड़ के पंख, पक्षी और चमगादड़ के पंख। तो देखिए पक्षी और चमगादड़ के पंख भी संवृत अंग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अब देखते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि घोंघा किस वर्ग किस समुदाय का प्राणी है। तो देखिए घोंघा जो होते हैं वह मोलस्का वर्ग के सदस्य होते हैं। कौन उसके? मोलस्का। देखिए 11 वर्ग होते हैं: प्रोटोजुआ, पोडीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्माटा और कॉर्डाटा। इस तरह करके वर्ग बांटे गए हैं। 11th क्लास में आप लोग जाइएगा तो डिटेल्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यह पूछ रहा है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। तो देखिए घोंघा इसमें मोलास्का यहाँ पर है, यानी घोंघा मोलास्का वर्ग के प्राणी है। अब देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो देखिए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी जो समानता है वह चिंपैंजी से बहुत अधिक है। ठीक, अब देखते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन को, यानी 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया है, उसी को पूछा है। नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया है? तो ये अभी चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को दिया था। इसी को हिंदी में प्राकृतिक चयन कहते हैं। तो देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मेंडल के एक प्रयोग में, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, यानी कह रहा है जो मटर का पौधा है वह लंबा है लेकिन बैंगनी पुष्प हैं। ठीक, अब देखिए इसके आगे पढ़िए, का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया है। यानी एक मटर का पौधा है वो लंबा है लेकिन उसके पुष्प दिखने में बैंगनी दिखाई दे रहा है। एक मटर का पौधा है वो सफ़ेद है लेकिन वो बौना है। इन दोनों के साथ जब संकरण कराया जाता है तो उनकी संतति के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे। यानी अब उसके जो संतति मिल रहे हैं उसमें पुष्प आपको जो मिल रहा है वह सभी बैंगनी रंग का था, यानी कैपिटल डब्लू बैंगनी रंग का है। ठीक, अब देखिए परंतु उसमें से लगभग आधे बौने थे, यानी कह रहा है जो हाइट की बात की जा रही है उसमें से आधा कैसा है? बौना है। आधा कैसा है? बौना है। ठीक, इसे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न थी। देखिए इसे यह कहा जा सकता है कि लंबे जनक की पौधे की आनुवंशिक रचना कैसी थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी यह लंबा पौधा हो जाता है। शुद्ध लंबा नहीं है लेकिन लंबा है। शुद्ध लंबा कैपिटल टी होता है। ठीक, अब देखते हैं उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था। तो मटर के पौधा का, यानी साधारण मटर के पौधा का चयन किया था। देखिए दोस्तों अब देखते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, विभिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं, जिसमें विभिन्नता और आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी तथा तितली के पंख, यानी पक्षी और तितली के पंख समजात अंग है कि असमजात अंग है कि अवशेषी अंग है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पक्षी और तितली है तो असमजात अंग हो गए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 24 नंबर है, अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी है, यानी अफ्रीकी जो मानव है उसका सबसे निकट संबंधी इनमें से कौन है? चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर और गिलहरी में। तो देखिए 24 का हमारा आंसर हो जाता है ए नंबर, यानी चिंपैंजी जो है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है चिंपैंजी। 25 है, किसी जीव को जीनी संरचना कहलाता है, यानी किसी जीव के जीनी संरचना को क्या कहते हैं? तो देखिए जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं।
जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए, जीन के लेवल पर किसी जीव को पहचाना जाता है उसको जीनोटाइप कहते हैं। देह कर पहचाना जाता है कि कैसा है, लंबा है, बौना है, तो उसको फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन यह जीनी संरचना पूछा है तो जीनोटाइप होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, यानी अनुवांशिक गुण है, इसका संदेश किस में होता है? तो डीएनए के अणु में होता है। ठीक, किस में होता है? डीएनए के अणु में होता है। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष में जीन संगठन होता है, तो पुरुष में कैसा होता है? एक्स वाई होता है। कैसा होता है? एक्स वाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक, महिला में एक्स एक्स होता है। 29 है, अनुवांशिकता का जनक है, यानी जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? तो मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो 29 का हमारा सी नंबर सही हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं 30 नंबर, कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव माना जाता है? यानी किस महादेश को कहा जाता है कि यहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई है? तो देखिए अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। तो देखिए हमारा 30 का आंसर ए सही हो जाता है। अब देखते हैं 31 नंबर, स्त्री में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम का जोड़ा होता है, तो स्त्री में एक्स एक्स पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? एक्स एक्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंग का उदाहरण है, तो हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद यह समजात अंग का उदाहरण है। हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। देखते हैं 33, निम्नलिखित में कौन एक अवशेषी अंग नहीं है? यानी इनमें से कौन अवशेषी अंग नहीं है उसको पूछा है। ठीक, तो देखिए कृमि रूप परिशेषिका यह अवशेषी अंग होते हैं। कर्ण पेशिया यह अवशेषी अंग नहीं होते हैं, यानी ये आंसर हमारा बी सही हो जाता है। कौन अवशेषी अंग नहीं है? तो कर्ण पेशिया अवशेषी अंग नहीं है, और बाकी सब यह अवशेषी अंग होते हैं। अब देखते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर कुल के पौधे यानी पाइसम से टाइबम के कुल कितने जोड़े विकल्पों लक्षणों का अध्ययन किया था? तो देखिए मेंडल ने मटर के 7 जोड़े लक्षण का अध्ययन किया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। 34 का डी। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लेनेरिया की आँख कैसी होती है? प्लेनेरिया की आँख कैसी होती है? बहुत साधारण होती है। प्लेनेरिया की आँख जो होती है यह बहुत साधारण होती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर है कि डीएनए प्रकृति के दौरान होने वाली त्रुटि, यानी डीएनए का रिप्लिकेशन के समय जो त्रुटि यानी गलती हो जाता है उसके कारण उत्पन्न घटना को क्या कहते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कि समरूपता कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि विभिन्नता कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उत्तरजीविता कहते हैं, और डी कह रहा है कोई नहीं। तो देखिए डीएनए का जब रिप्लिकेशन होता है और उसमें कुछ गलतियां हो जाती है तो उससे विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं, यानी जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? तो केंद्रक में, न्यूक्लियस में जीन अवस्थित होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। 38 कह रहा है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, यानी किसी जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप कहते हैं। देह कर पहचानते हैं तो उसको फिनोटाइप कहते हैं, लेकिन जीन के लेवल पर उसको जीनोटाइप कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के मूल पैतृक गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण को क्या कहते हैं? यानी कह रहा है कि जीव के मूल पैतृक गुण का, यानी कोई जीव है उसके माता पिता में जो गुण है और उसके संतान में चले जा रहे हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कोई गुण का संचरण हो रहा है यानी ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको आप क्या कहिएगा? ठीक, यानी 39 नंबर क्वेश्चन है कि जीव के मूल पैतृक गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण को क्या कहते हैं? तो देखिए
इसे अनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। जो हमारा 39 का ऑप्शन ये सही हो जाता है। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी विभिन्नताएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है कहलाती है। तो देखिए, एक पीढ़ी से वह विभिन्नता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित हो रही है उसको जननिक विभिन्नता कहते हैं। जननिक यानी जनक मतलब माता पिता होते हैं, तो जननिक विभिन्नता कहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होती है। 40 नंबर का आंसर हमारा बी सही हो जाता है। ठीक, 41 का देखते हैं। देखिए 41 है कि मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या होगा। देखिए, लक्षण प्रारूपी पूछ रहा है, यानी देह कर पहचानने वाला लक्षण को ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, एक संकरण में कह रहा है, यानी एक लक्षण को लिया गया है और उसका संकरण कराया गया है, तो F2 पीढ़ी में 3:1 मिलता है। क्या मिलता है? 3:1, यानी 3 लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और 1 बौने पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, देखिए कैपिटल टी एक साइड ले लीजिए, कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी एक साइड ले लीजिए। कैपिटल टी लेते हैं, स्मॉल टी लेते हैं, इसको संकरण कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। यानी कब प्राप्त होता है? जब कैपिटल टी स्मॉल टी इस साइड लीजिएगा और इस साइड भी लीजिएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो आपको ऐसे प्राप्त हो जाएंगे। देखिए संकरण फिर से करा कर देखते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी एक संरचना में ले लेते हैं और दूसरी में लेते हैं, दूसरी में यहाँ पर लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर होगा कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो देखिए, यह भी लंबा, यह भी लंबा, यह भी लंबा, यानी 3 लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं और 1 बौने पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, तो हमारा मेंडल की एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी में लंबे पौधे और बौने पौधे का लक्षण प्रारूपी के कितना मिल रहा है? अनुपात 3:1 मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, यानी 41 का ऑप्शन नंबर बी। 42 को देखते हैं। देखिए 42 में लिखा है, 42 में कि मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप से लंबे जनक पौधे को किसके द्वारा इंगित किया जाता है? यानी किसको कहिएगा आज यह शुद्ध रूप से लंबा पौधा है? तो कैपिटल टी को, कैपिटल टी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यह शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना स्मॉल टी। ठीक, अब देखते हैं हम 43 नंबर क्वेश्चन। मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F1 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के संकरण नस्ल के पौधे को किस चिन्ह द्वारा इंगित किया जाता है? यानी F1 पीढ़ी में मेंडल के प्रयोग में कैसा पौधा प्राप्त होता है? तो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन वह शुद्ध नहीं प्राप्त होते हैं, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त होते हैं। यानी देखने में लंबे रहेंगे लेकिन जीनी संरचना इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी रहेगा। यानी 43 का हमारा आंसर बी सही हो जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जीव के वर्गीकरण में समान जाति आपस में मिलकर किस पादक्रम का निर्माण करती है? यानी 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीव के वर्गीकरण में, जब हम जीव का वर्गीकरण कहते हैं तो समान जाति आपस में मिलकर किस पादक्रम का निर्माण करती है? तो यह जो होती है वह ऑप्शन नंबर ए दिया है कि फाइलम, ऑप्शन नंबर बी दिया है कुल, ऑप्शन नंबर सी वंश और ऑप्शन नंबर डी संघ। तो देखिए समान जाति जो होते हैं आपस में मिलकर वंश का निर्माण करते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन के मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूपी अनुपात क्या पाया जाता है? यानी मेंडल के द्विगुण संकरण कराया गया है, यानी लक्षण 2 को लिया गया है और F2 पीढ़ी में आपको देख कर बताने वाला अनुपात क्या होगा, यानी फिनोटाइप अनुपात पूछा है। तो देखिए जब एकल संकरण कराते हैं तो उसमें 3:1 मिलता है, 3:1।
तो इसको 2 बार गुणा कर दीजिए, तो फिर इसमें 3:1 से गुना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 9:3:3:1। तो ऑप्शन नंबर हमारा किस सी में दिया है 9:3:3:1। ठीक, तो अब देखते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि संकर नस्ल की पीढ़ी में दोनों विपरीत गुण वाले लक्षण साथ साथ होते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी में यह अलग अलग हो जाते हैं, यह निष्कर्ष कहलाता है। यानी कह रहा है कि जब आप हाइब्रिडाइज नस्ल वाले जीव को लेते हैं तो उसमें दो विपरीत गुण एक साथ रहते हैं, लेकिन अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको क्या कहिएगा, पृथक्करण का नियम कहिएगा। क्या कहिएगा, पृथक्करण का नियम, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। 47 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सभी जीव में वंशानुगत गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है। यानी कौन पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत गुण को संचारित करता है, ढोता है। यानी वांशिक गुण को कौन पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हैं, तो वह जीन जो होते हैं, यानी 47 का सी सही हो जाता है। जीन जो होते हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक गुण को ढोते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जीव में अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है तो डीएनए के प्रतिलिपिकरण के कारण, यानी जब डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है तो उसमें भी विभिन्नता उत्पन्न होती है। बी नंबर कह रहा है उत्परिवर्तन के कारण, यानी किसी जीन में म्यूटेशन हो जाता है, यानी हिंदी में उसको उत्परिवर्तन कहते हैं, तो उससे भी विभिन्नता उत्पन्न होती है। अनुवांशिक पुनर्योग के कारण, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी क्या होता है, कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं, जीव में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन सभी सही हो जाता है कि सभी कारणों से जीवों में अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक जनन करने वाले जीव में एक अभिलक्षण के 2 प्रतिरूप पाए जाते हैं। इन प्रतिरूप के कारण समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है और बाहर से स्पष्ट दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं। यानी कह रहा है यदि कोई लक्षण वो आपको बाहर से ही दिखाई दे रहा है, उसको क्या कहिएगा, तो उसको आप कहिएगा, ऑप्शन ए है कि प्रभावी लक्षण, ऑप्शन बी करे उपार्जित लक्षण, ऑप्शन सी करे अप्रभावी लक्षण, ऑप्शन डी करे कायिक लक्षण। देखिए जो देख कर बताया जा सकता है, दिखाई पड़ रहा है, इसको प्रभावी लक्षण कहिएगा। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी है तो यह लंबा पौधा है, ठीक, अंदर भले जीन की संरचना अलग अलग है, कैपिटल टी यानी लंबे पौधे का भी गुण है और स्मॉल टी यानी बौने पौधे का भी गुण है, लेकिन आपको देखने से लंबा पौधा दिखाई दे रहा है, इसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण। तो 49 का ये सही हो जाता है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक, देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, जो हमारे अंतिम क्वेश्चन शायद होंगे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में उपार्जित विभिन्नता की वंशागति नहीं होने के कारण क्या है। यानी कह रहा है कि कोई जीव है उसमें उपार्जित विभिन्नता नहीं हो रहा है, यानी वंशागति नहीं हो रहा है, इससे क्या कारण है कि उसमें वंशागति नहीं हो रहा है, उनकी उपार्जित विभिन्नता में, यानी कोई लक्षण है वो बदल नहीं रहा है। यही आपसे सिंपल पूछ रहा है, जीवों में कोई लक्षण वो बदल नहीं रहा है, यानी इसी को कहते हैं वंशागति नहीं हो रहा है। ठीक, तो देखिए उसके जीन में जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वंशागति नहीं होगा, यानी उपार्जित विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगी जब तक उसके जीन के लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह परिवर्तन कई कारणों से हो सकते हैं, डीएनए के रिप्लिकेशन के समय हो सकता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के समय हो सकता है। तो देखिए हमारा इसका आंसर डी सही हो जाता है कि जीनोटाइप में परिवर्तन न होने के कारण क्या हो जाता है, जीन में उपार्जित विभिन्नता की वंशागति नहीं होता है। तो किस कारण से नहीं होता है, जीनोटाइप में परिवर्तन न होने के कारण। तो हमारा पर यहाँ हम देखते हैं कि हमारा यहाँ 50 क्वेश्चन हो जाता है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।